हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकता नर्सिंग क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट के सेकंड टॉपिक के बारे में। थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा थर्ड यूनिट का सेकंड टॉपिक है ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं नीतियों का विकास तथा प्रवृत्तियाँ। चलिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है और इनमें नीतियों का विकास कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। देश के विकास के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई। देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ योजनाएं बनाई गईं और उन योजनाओं में योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं और 8 सदस्य होते हैं। योजना आयोग में टोटल कितने लोग होते हैं? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। भारत सरकार द्वारा समय समय पर देश की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं पर परामर्श देने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने टाइम टू टाइम पे हेल्थ कंडीशंस को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, जो हमारी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं उन पर परामर्श देने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया। कई सारी समितियां बनाई गईं। क्यों बनाई गई? ताकि स्वास्थ्य समस्याओं को हल किया जा सके, उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके, इसलिए कई सारी समितियां बनाई गईं। इन समितियों की रिपोर्ट, नीतियों और योजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितनी स्वास्थ्य समिति बनाई और उन स्वास्थ्य समिति ने कब कब अपनी रिपोर्ट सबमिट की और कौन सी स्वास्थ्य समिति की क्या नीति थी, क्या प्लानिंग थी, योजना थी, इन सभी चीज़ों का हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली समिति है भोर समिति। 1946 में ये बनी है भोर समिति, जिसे भोर कमेटी भी कहा जाता है। तो भोर समिति 1946 में बनी है। सेकेंड है मुदालियर समिति, यानी मुदालियर कमेटी जो है वो 1962 में बनी है। यानी 1962 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। ठीक है, जब फाइनल सबमिशन इनकी रिपोर्ट का हुआ है तो वो वाला ईयर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। भोर समिति 1946 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। मुदालियर समिति इन्होंने 1962 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। थर्ड है चड्ढा समिति। चड्ढा समिति ने 1963 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। नेक्स्ट है मुखर्जी समिति, इन्होंने 1965 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। नेक्स्ट है जंगलवाला समिति, इन्होंने 1967 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। नेक्स्ट है करतार सिंह समिति, इन्होंने 1973 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। नेक्स्ट एंड लास्ट है श्रीवास्तव समिति, इन्होंने 1975 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। तो अब हम डिटेल में हर एक समिति को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो पहली समिति है, फर्स्ट है भोर समिति 1946। 1943 में भारत सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त की गई। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़, कि ऊपर तो लिखा है भोर समिति के पास में 1946 और नीचे लिखा हुआ है 1943, तो अब कौन सा वाला सही है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो 1946 है वो उनका फाइनल ईयर है। 1946 में इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी है, लेकिन ये समिति बनाई कब गई थी? वो 1943 में बनाई गई थी। ठीक है, तो 1943 में भारत सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी, जिसे स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति के नाम से जाना जाता था। सर जोसेफ भोर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में इस समिति को उनके नाम पर भोर समिति कहा गया था। तो आप लोग थोड़ा रिलेट करके पढ़िएगा, क्योंकि 7 समितियां हैं और सभी के वर्क कुछ डिफरेंट है, कुछ सेम है, तो थोड़ा रिलेट करके पढ़िएगा, ध्यान लगा करके, तो आपको याद हो जाएगा। तो 1943 में एक समिति बनाई गई, जिसे स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति के नाम से जाना जाता था। लेकिन जोसेफ सर जो थे, जोसेफ भोर सर, इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए बाद में इसका नाम भोर समिति पड़ गया। ठीक है, इस समिति ने 1943 से 1946 तक समुदाय स्वास्थ्य में बदलाव लाने के तरीकों के बारे में शोध किया।
इस समिति ने क्या वर्क किया? स्वास्थ्य समुदाय में बदलाव लाने के तरीकों के बारे में रिसर्च किया कि हम हेल्थ से जुड़ी समस्याओं में कैसे बदलाव ला सकते हैं, कैसे उनको रोक सकते हैं। और अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो 1946 में भारत सरकार को सौंप दी। इस समिति ने भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के पुनर्गठन की सिफारिश की। इस समिति ने भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के फिर से दोबारा से गठन किए जाने की सिफारिश की तथा रोगनाशक यानी कि क्यूरेटिव व रोग निरोधक प्रिवेंटिव चिकित्सा पर जोर दिया। यानी कुछ बीमारियां ऐसी थीं कि जिनको जड़ से खत्म किया जा सकता था, तो उन्हें रोगनाशक यानी क्यूरेटिव चिकित्सा, और कुछ ऐसी हैं जिन्हें जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन उन्हें रोका जा सकता है, तो उन्हें प्रिवेंटिव चिकित्सा पर जोर दिया। नेक्स्ट है, भोर समिति ने चिकित्सा प्रबंधन को 2 भागों में विभाजित किया। फर्स्ट क्या था? अल्पकालिक कार्यक्रम यानी शॉर्ट टर्म प्रोग्राम। जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम मीन्स जो कम टाइम के लिए ऑर्गेनाइज किए जाएं और वो कम टाइम में समाप्त भी हो जाएं। नेक्स्ट है दीर्घकालिक प्रोग्राम, जो लंबे समय तक चलने वाले। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम। अब शॉर्ट टर्म प्रोग्राम में क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में 40,000 की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना थी। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम भोर का ये था कि 40,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना जरूर से होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से संबद्ध एक द्वितीय स्वास्थ्य केंद्र जिसका कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य करना। यानी हर 40,000 की आबादी पर एक पीएससी होना चाहिए। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से संबद्ध मतलब जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनसे संबद्ध एक द्वितीय स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए जिसका कार्य क्या रहेगा? सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट है लोगों को स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए गांवों में 5 से 7 व्यक्तियों की स्वास्थ्य समिति की स्थापना करना। अब लोगों को कैसे हेल्थ प्रोग्राम में शामिल किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? हर गांव में 5 से 7 लोगों की एक समिति बना दी, क्योंकि वो लोग बाकी गांव के लोगों को मोटिवेट करेंगे, एजुकेट करेंगे, जिससे बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये उनका था शॉर्ट टर्म प्रोग्राम। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म प्रोग्राम। लंबे समय के लिए उन्होंने क्या किया? चिकित्सा संबंधी 30 लाख की आबादी को एक जिला माना गया। यानी 30 लाख की आबादी को उन्होंने एक जिले के रूप में घोषित कर दिया। प्रत्येक स्वास्थ्य जिले में 10,000 से 20,000 की आबादी पर 75 बेड वाले अस्पतालों से युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई स्थापित की। यानी हर जिले में 10,000 से 20,000 की आबादी पर उन्होंने एक अस्पताल खोला जिसमें 75 बेड होते थे। 75 बेड वाले अस्पताल से युक्त एक स्वास्थ्य इकाई स्थापित की। नेक्स्ट है 650 रोगी बिस्तरों वाले अस्पतालों से युक्त माध्यमिक इकाई भी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 2500 रोगी बिस्तरों वाले जिला अस्पतालों की स्थापना भी शामिल थी। यानी 10 से 20,000 की आबादी पर 75 बेड वाले हॉस्पिटल्स थे। नेक्स्ट 650 बेड वाले अस्पताल से एक माध्यमिक इकाई भी थी, और फिर थी 2500 बेड वाला जिला अस्पताल की भी स्थापना की। यानी एक जिले पर जो हॉस्पिटल होता था उसकी कैपेसिटी क्या होती थी? 2500 बेड्स। नेक्स्ट है मुदालियर समिति। तो फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई है भोर समिति, दूसरी है मुदालियर समिति। इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट 1962 में सबमिट की थी। तो भारत सरकार ने 1959 में एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति की नियुक्ति की। भारत सरकार ने 1959 में इस समिति को नियुक्त किया था, जिसके अध्यक्ष श्री मुदालियर थे, इसीलिए समिति को मुदालियर समिति कहा गया। इसकी स्थापना भोर समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों को मजबूत करने के लिए की गई थी। इस समिति ने 1962 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। जो भोर समिति की स्थापना पहले हुई थी और उन्होंने जो सिफारिशें की थी, यानी जो प्लानिंग की थी, उनकी प्लानिंग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुदालियर समिति की स्थापना की गई। मुदालियर समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं? जिला अस्पतालों का विकास और सुदृढ़ीकरण तथा विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराना। यानी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे उनको और डेवलप करना, वहाँ की जो सेवाएं हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करना तथा वहाँ पर चिकित्सकों या विशेषज्ञों की उपलब्धि कराना। नेक्स्ट पॉइंट था पहले 2 पंचवर्षीय योजनाओं में हुए विकास का अग्रिम एकत्रीकरण।
यानी पहले जो 2 पंचवर्षीय योजनाओं में क्या विकास हुआ उनका अग्रिम एकत्रीकरण करना। नेक्स्ट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में 40,000 से अधिक जनसंख्या ना रखना। जो पीएससी होते हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते थे, उन पे 40,000 से अधिक की जनसंख्या ना हो। नेक्स्ट था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्ता को बढ़ाना। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सुविधाएं थीं उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना। नेक्स्ट है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर तरीके से संचालन करना। जो भी माता और शिशु के लिए स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही थी उनको और बेहतर तरीके से उनका उन योजनाओं का या उन सेवाओं का और बेहतर तरीके से संचालन करना। नेक्स्ट है नर्सिंग कर्मियों की संख्या में वृद्धि करना। नर्सिंग कर्मियों की संख्या में वृद्धि करना क्यों? जिससे वहाँ का जो वर्क है उसको प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। अगर हमारे पास मैन पावर ही नहीं होगी, हमारे पास लोग ही नहीं होंगे कार्य करने वाले, तो फिर हम सुविधाओं को कैसे और बेहतर बना पाएंगे। इसलिए नर्सिंग कर्मियों की संख्या में वृद्धि करना। नेक्स्ट है चड्ढा समिति। भारत सरकार ने 1963 में डॉक्टर एमएस चड्ढा को अध्यक्ष बनाकर चड्ढा समिति का गठन किया। इस समिति को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के अध्ययन और परामर्श के लिए नियुक्त किया गया था। चड्ढा समिति को क्यों नियुक्त किया गया था? राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए। ठीक है। इस समिति ने 1 साल में शोध पूरा करके अपनी रिपोर्ट सौंप दी। चड्ढा समिति का 1963 में ही गठन भी हुआ और इन्होंने 1963 में ही रिसर्च करके अपनी जो फाइनल रिपोर्ट थी वो गवर्नमेंट को सबमिट कर दी थी। इनकी महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या थीं? 10,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति करना। हर 10,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर होना चाहिए। बाद में 5,000 की जनसंख्या पर एक कार्यकर्ता रखना। मलेरिया के साथ जैव सांख्यिकी और परिवार नियोजन कार्य भी देखना। यानी जो 5,000 की जनसंख्या पर एक कार्यकर्ता रखा गया, उसका बाद में ये भी कार्य हुआ कि वो मलेरिया के साथ साथ जैव सांख्यिकी और परिवार नियोजन कार्य को भी देखे। यानी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ा दी गई। नेक्स्ट है घरेलू स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को बढ़ाना। यानी घर घर जा कर के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट है प्रत्येक 20,000 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य निरीक्षक नियुक्त करना। यानी पहले 10,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर था, फिर 5,000 की जनसंख्या पर एक कार्यकर्ता था, बाद में 20,000 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य निरीक्षक भी नियुक्त किया गया जो इन सारी चीज़ों को सुपरवाइज करेगा। नेक्स्ट है मुखर्जी समिति। भारत सरकार ने 1965 में भारत के स्वास्थ्य सचिव श्री मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसे मुखर्जी समिति कहा गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1966 में सौंपी। 1965 में इस समिति का गठन हुआ और 1966 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। महत्वपूर्ण सिफारिशें। चड्ढा समिति की सिफारिश के आधार पर बेसिक हेल्थ वर्कर को दिए गए उत्तरदायित्वों की समीक्षा करना था। यानी जो बेसिक हेल्थ वर्कर को उनके जो उत्तरदायित्व, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी, उनकी समीक्षा करना था कि जो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं उनको वो कर रहे हैं पूरा या नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट था परिवार नियोजन के लिए अलग से स्टाफ की व्यवस्था करना। और परिवार नियोजन के लिए इन्होंने अलग से स्टाफ की व्यवस्था की। पहले क्या था, चड्ढा समिति में 5,000 की जनसंख्या पर जो हेल्थ वर्कर नियुक्त हुआ था उन्हीं को ये सारी चीज़ें देखनी थी, पर मुखर्जी समिति में क्या बदलाव हुआ है, इन्होंने परिवार नियोजन के लिए अलग से स्टाफ की व्यवस्था की तथा परिवार नियोजन संबंधी कार्यों को परिवार स्वास्थ्य सहायक को सौंपा गया। और ये जो परिवार नियोजन संबंधी जितने भी कार्य थे वो परिवार स्वास्थ्य सहायक को सौंप दिए गए कि आज से आप देखोगे। नेक्स्ट था मलेरिया कार्यक्रम को परिवार नियोजन से अलग रखना। और इन्होंने क्या किया, मलेरिया कार्यक्रम और परिवार नियोजन को दोनों को अलग अलग कर दिया कि एक ही इंसान अब दोनों चीज़ें नहीं मैनेज करेगा। मलेरिया कार्यक्रम के लिए अलग हेल्थ वर्कर नियुक्त किए गए और परिवार नियोजन के लिए अलग। अब दोनों का काम अलग अलग हो गया। नेक्स्ट था 10,000 की जनसंख्या पर बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति करना।
इन्होंने क्या किया, 10,000 की जनसंख्या पर बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति की और उनके कार्य की देखभाल हेतु एक पुरुष पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी की। चड्ढा समिति में भी 10,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति की गई थी, लेकिन इन्होंने और अलग से क्या किया, उस हेल्थ वर्कर की नियुक्ति को और उनके कार्य को देखने के लिए उन्होंने एक और पुरुष पर्यवेक्षक को भी नियुक्त कर दिया, जो कि उनको सुपरवाइज करेगा, उनके वर्क को मॉनिटर करेगा बेसिक हेल्थ वर्कर के। ठीक है, नेक्स्ट है 4 एएनएम के कार्य के पर्यवेक्षण हेतु एक लेडी हेल्थ विजिटर, महिला स्वास्थ्य दर्शिका की नियुक्ति करना। यानी जो पर्टिकुलर एरियाज थे वहाँ के 4 एएनएम जो थी, मतलब 4 जगह की 4 एएनएम हो गई, तो उनको सुपरवाइज करने के लिए उनके पर्यवेक्षण के लिए उन्होंने एक लेडी हेल्थ विजिटर की और नियुक्ति की, जो एएनएम्स के कार्य को सुपरवाइज करेगी। नेक्स्ट है जिला स्तर पर नर्सिंग सुपरवाइजर की नियुक्ति करना, और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी नर्सिंग सुपरवाइजर की नियुक्ति की कि वो सारे ब्लॉक्स को मॉनिटर कर सकें। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवाओं का आधारभूत सुदृढ़ीकरण करना, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाना और स्ट्रांग करना। नेक्स्ट है जंगलवाला समिति, भारत सरकार द्वारा 1964 में डॉक्टर एन जंगलवाला की अध्यक्षता में स्वास्थ्य सेवाओं पर समिति गठित की गई, जिसे जंगलवाला समिति कहा गया। 1967 में जंगलवाला समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1964 में समिति का गठन हुआ और 1967 में फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई। महत्वपूर्ण सिफारिशें, उच्च स्तर से निचले स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं, कार्मिक और संगठन का एकीकरण, यानी डिस्ट्रिक्ट से लेकर के ब्लॉक्स तक, उच्च स्तर से लेकर के निचले स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं और कार्मिक और संगठन का एकीकरण किया गया। अतिरिक्त योग्यता को मान्यता दी गई, जो अतिरिक्त योग्यता थी उसको भी मान्यता दी गई, मतलब जो एजुकेशन के अकॉर्डिंग नियुक्ति की गई लोगों की। समान कार्य के लिए समान वेतन तथा विशेष कार्य के लिए विशेष वेतन भी दिया गया। ठीक है, यानी चाहे वो कोई भी हो, लेकिन अगर समान कार्य कर रहा है तो उनको समान वेतन दिया गया, और अगर कोई विशेष कार्य कर रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एजुकेशन के अकॉर्डिंग सभी की नियुक्ति की गई, अगर कोई विशेष कार्य कर रहा है तो उसको विशेष वेतन दिया गया, यानी पोस्ट के अकॉर्डिंग और वर्क के अकॉर्डिंग वेतन दिया गया। निजी प्रैक्टिस के लिए मना किया गया कि कोई भी अपनी निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, इसके लिए मना किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कार्य स्थितियाँ, जो भी स्वास्थ्य कर्मी थे उनके लिए मतलब एक प्लानिंग की गई कि किसको क्या कार्य करना है, हर किसी की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की गई और हर किसी को की मतलब बाउंड्री सेट कर दी गई कि उनको अपनी बाउंड्री के अंदर रहकर ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना था। नेक्स्ट है करतार सिंह समिति। 1973 में करतार सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के अंतर्गत बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं पर समिति का गठन किया गया। करतार सिंह समिति के अध्यक्ष बने। इस कमेटी ने 1973 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 1972 में समिति का गठन हुआ, और इनका गठन किस लिए हुआ? स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के अंतर्गत बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं पर समिति गठन की गई। ठीक है, कमेटी ने बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम प्रारंभ करने पर अध्ययन किया कि यानी मल्टी टास्क वाले लोगों को नियुक्त किया जाए, कि एक ही कर्मी से, एक ही हेल्थ वर्कर से कई सारे टास्क कैसे कंप्लीट किए जाएं। इनकी महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या थी? एएनएम के स्थान पर बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रखना। ठीक है, इन्होंने एएनएम की जगह पर क्या किया? बहुउद्देशीय महिला, यानी कि एक ही लेडी, जो एक ही महिला कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सके। नेक्स्ट है बेसिक हेल्थ वर्कर, यानी मलेरिया निगरानी कार्यकर्ता, टीकाकारों, स्वास्थ्य शिक्षा सहायकों, परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों के स्थान पर बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रखा गया। जो बेसिक हेल्थ वर्कर थे या मलेरिया निगरानी कार्यकर्ता थे या फिर टीकाकार जैसे कि एएनएम थी या स्वास्थ्य शिक्षा सहायक थे, परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों के स्थान पर इन्होंने एक मल्टी टास्कर इंसान को रख दिया, और उसमें कौन था? पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकते थे। नेक्स्ट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 50,000 की जनसंख्या तक सीमित रखना, और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की पहले जनसंख्या 40,000 थी उसको 50,000 की जनसंख्या तक सीमित कर दिया गया।
कंटिन्यू है, करतार सिंह समिति का ही ये कंटिन्यू है। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 16 उपकेंद्रों में विभक्त किया गया और जो 50,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि जो पीएससी था उनको 16 उपकेंद्रों में विभक्त किया गया, यानी एक पीएससी के अंडर में 16 उपकेंद्र एससी आए। ये उपकेंद्र लगभग 3,000 से 3,500 की जनसंख्या के बीच सक्रिय होंगे, यानी कि हर 3,000 या 3,500 की जनसंख्या पर एक उपकेंद्र जो है वो विभक्त कर दिया गया। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय कार्यकर्ता कार्यक्रम को पहले मलेरिया अनुरक्षण, बाद में चेचक पर नियंत्रण के लिए किए गए क्षेत्रों में शुरू करना। जो बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया था, पहले तो मलेरिया के लिए कार्य कर रहे थे, बाद में उन्होंने चेचक पर नियंत्रण पाने के लिए जिन क्षेत्रों में चेचक का प्रभाव बहुत ज़्यादा था उन क्षेत्रों में कार्य करना शुरू कर दिया। तत्पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी क्रियाशील किया गया उनको। बाद में फिर जहाँ जिस एरिया में उनकी ज़रूरत हुई, नीड हुई, उस एरिया में उनको नियुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट है 3 to 4 मतलब 3 से 4 पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के ऊपर एक पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक तथा 4 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर एक महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक रखना। 3 से 4 पुरुष तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो थे उन पर एक स्वास्थ्य पुरुष पर्यवेक्षक रखा गया और 4 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर एक महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक भी रखी गई जो उनको सुपरवाइज करेंगी। नेक्स्ट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को अपने क्षेत्र के उपकेंद्रों का निरीक्षण संबंधी उत्तरदायित्व दिया गया। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी थे उनको उस क्षेत्र के उपकेंद्रों का निरीक्षण संबंधी उत्तरदायित्व भी दिया गया। नेक्स्ट है श्रीवास्तव समिति 1975 में इन्होंने फाइनल रिपोर्ट सबमिट की थी। आपको सिर्फ फाइनल रिपोर्ट जिस ईयर में सबमिट हुई सिर्फ वही याद रखना है। अगर किस ईयर में समिति का गठन हुआ ये भूल भी जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, कोशिश करिए कि याद रहे, पर अगर भूल भी जाते हैं तो फिर भी आपको फाइनल ईयर जिसमें रिपोर्ट सबमिट हुई वो आपको ईयर याद रखना है। 1974 में भारत सरकार ने चिकित्सा शिक्षा एवं मानव शक्ति को सहारा देना पर एक दल स्थापित किया जिसके अध्यक्ष श्रीवास्तव थे, इसीलिए इनका नाम श्रीवास्तव समिति रखा गया। इस कमेटी ने 1975 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। महत्वपूर्ण सिफारिशें इनकी क्या थी? समुदाय के लिए सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु समुदाय में से ही शिक्षक, ग्राम सेवक, पोस्ट मास्टर आदि से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समूह तैयार करना, यानी समुदाय के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिसमें से क्या था? उसी समुदाय में से शिक्षक भी हों, ग्राम सेवक भी हों, पोस्ट मास्टर भी हों, ये सारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समूह तैयार करना, यानी जो हर गांव में 6-7 लोगों की जैसे कमेटी होती थी उसी तरह से छोटी सी समिति बना लेना हर गांव में, उनमें से एक एक कार्य हर किसी को दे देना। इस तरह से समूह तैयार करना था। सामुदायिक स्तर के कार्यकर्ताओं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के बीच बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य सहायक के 2 संवर्ग स्थापित करना, यानी जो सामुदायिक स्तर के कार्यकर्ता थे और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी थे, इनके बीच में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य सहायक के 2 संवर्ग स्थापित किए गए जिससे इन लोगों को हेल्प मिले। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिला, क्षेत्रीय जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के मध्य संपर्क के लिए रेफरल सेवा का विकास करना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे या फिर क्षेत्र में उस क्षेत्र के जो जिला चिकित्सालय थे या फिर जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल थे उनके मध्य संपर्क के लिए रेफरल सेवा का विकास करना, कि अगर निचले स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है तो उनको उच्च स्तर पर रेफर किया जा सके। ठीक है, कंटिन्यू है इसी में। नेक्स्ट आया ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, 1977 में आई ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल समुदाय के स्तर पर प्रदान करने के लिए श्रीवास्तव कमेटी की सिफारिशों को 1977 में सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। जो श्रीवास्तव जी की सिफारिशें थीं, जो इनकी प्लानिंग्स थी, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ने 1977 में स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, जिनके आधार पर ग्रामीण स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई। ठीक है,
इस योजना के तहत कुछ चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर व्यवस्था की गई। ये जो योजना थी इसमें कुछ कुछ मतलब प्लेस चयनित किए गए कि यहाँ पर जो है स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था की जाएगी। मेडिकल कॉलेज की विशेषज्ञ सेवाएं ग्रामीण समुदाय में उपलब्ध कराना प्रारंभ किया गया। जो भी मेडिकल कॉलेज में विशेष सेवाएं विशेषज्ञों की सेवाएं दी जाती थी उनको गाँव में उपलब्ध कराना शुरू किया गया, जैसे कैंप हो गए इन सब के थ्रू। विशेषज्ञ सेवाओं के साथ ही विभिन्न संक्रामक रोग कार्यक्रमों में लगे लोगों को बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के रूप में समायोजित किया गया। विशेषज्ञ सेवाओं के साथ ही जो विभिन्न संक्रामक रोग कार्यक्रम में जो लोग कार्य कर रहे थे उनमें उनको बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के रूप में समायोजित कर दिया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपकी जो स्वास्थ्य समितियाँ थी वो कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे स्वास्थ्य नीति के बारे में। स्वास्थ्य समिति और नीति, तो कंफ्यूज नहीं होना दोनों में, क्योंकि यहाँ पर हम स्वास्थ्य समितियों का भी डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य नीति का भी। स्वास्थ्य नीति में क्या हुआ, स्वास्थ्य नीति जो थी फर्स्ट जो थी वो 1983 में आई। 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 लागू की गई। ठीक है, इस नीति में 1985, 1990, 1995 तथा 2000 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। जो 1983 में जो समिति बनाई गई थी उनमें जो प्लानिंग की गई थी, यानी 1985 तक कौन कौन से लक्ष्यों को हमें पूर्ण करना है, फिर 1990 तक क्या हमारे लक्ष्य होंगे, 1995 में कौन से लक्ष्य हैं और 2000 तक कौन से लक्ष्य हैं। तो इन सब तक मतलब हर 5 साल में कौन से लक्ष्य में प्राप्त करने हैं उन सबको निर्धारित किया गया। स्वास्थ्य सबके लिए स्वास्थ्य के अनेक लक्ष्यों में सफलता की समय सीमा सन 2010 में संशोधित कर नवीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 लागू की जा चुकी है। इसके बाद में क्या हुआ, सबके लिए स्वास्थ्य के अनेक लक्ष्यों में सफलता की सीमा जो थी वो सन 2010 में रिसर्च करके नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो थी वो लागू हो गई। 1983 में पहली स्वास्थ्य नीति आई और 2002 में दूसरी स्वास्थ्य नीति आई। तो 2002 में क्या बदलाव किए गए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में केंद्रीय सरकार द्वारा सितंबर 2002 में स्वीकार की गई। इस नीति के 5 महत्वपूर्ण भाग हैं। पहला परिचय, दूसरा वर्तमान परिदृश्य, तीसरा उद्देश्य, चौथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और 5वां नीति निर्देश और संकलन यानी संक्षिप्तीकरण। ये इसके 5 महत्वपूर्ण भाग थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 का मूल उद्देश्य देश की आम जनसंख्या में उत्तम स्वास्थ्य का स्वीकार्य मानदंड प्राप्त करना था। जो 2002 की स्वास्थ्य नीति थी उनका मूल उद्देश्य क्या था, मेन एम क्या था उनका, आम जनसंख्या में उत्तम स्वास्थ्य का स्वीकार्य मानदंड प्राप्त करना, यानी आम जनसंख्या में उत्तम स्वास्थ्य जो हम खुद में स्वीकार कर सकें कि हम स्वस्थ हैं, ये मानदंड उनको प्राप्त करना था। इस नीति को जिला स्तर तक प्रसारित किया जाना था तथा इस हेतु केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर कार्य योजनाएं संचालित की जा रही थी। ये जो 2002 की नीति थी इसको जिला स्तर तक प्रसारित किया जाना था तथा इस हेतु केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर कार्य की योजनाएं जो हैं वो संचालित की जा रही थी। नेक्स्ट, नीति के कार्यान्वयन हेतु संबंधित केंद्रीय विभागों, राज्य सरकारों एवं अन्य संगठनों को आवश्यक परामर्श उपलब्ध हैं। नीति के कार्यान्वयन के लिए संबंधित केंद्रीय विभाग तथा राज्य सरकार या अन्य जो भी स्वास्थ्य संगठन होते हैं उनको आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराए गए। कंटिन्यू है आगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के कुछ अन्य उद्देश्य भी थे जो हम डिस्कस कर रहे हैं अब। जन स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का खर्च बढ़ाकर कम से कम 2 से 3% कर दिया गया, यानी जो घरेलू उत्पाद थे, जो हमारे घर के उत्पाद थे, उनका खर्च बढ़ाया गया, बाकी खर्चों को इससे कम किया गया, तो उनका खर्च बढ़ाकर 2 से 3% कर दिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, आपातकालीन जीवन रक्षक सेवाएं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं जो थीं और आपातकालीन इमरजेंसी सेवाएं जो थीं या राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत जितनी भी सेवाएं थीं उन सबको निःशुल्क उपलब्ध कराया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया।
नेक्स्ट है विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य स्वास्थ्य देखभाल उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराई गई। जो मतलब गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग जो अपना जीवन यापन करते हैं उन व्यक्तियों को अनिवार्य स्वास्थ्य देखभाल और उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराई गई, क्योंकि उनकी नीड ज़्यादा थी इसलिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, स्वास्थ्य समिति। ठीक है, उसके बाद में स्वास्थ्य नीति, और अब हेल्थ प्रोग्राम यानी स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में स्वास्थ्य कार्यक्रम डिस्कस करेंगे कि अगर एग्जाम में आता है कौन कौन से स्वास्थ्य कार्यक्रम हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, तो आप ये लिस्टिंग कर सकते हो, वहाँ पर ये लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको हेल्थ प्रोग्राम पे मतलब थोड़ा डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो डिटेल में बना दूँगी जिसमें सारे हेल्थ प्रोग्राम्स की डिटेलिंग होगी। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय वेक्टर जनित यानी कि एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। जो डिजीजेज जो हैं वो बॉर्न होती हैं, ठीक है, लाइक मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयोडीन अल्पत्ता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, यानी आयोडीन की कमी से जो रोग होते हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, क्षय रोग यानी कि टीबी को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य परियोजनाएं। पहले क्या था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, और यह है अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। मतलब ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम ही है लेकिन ये कुछ दूसरे हैं। ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, औषधि निर्वसन कार्यक्रम यानी ड्रग से रिलेटेड, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, एकीकृत रोग निगरानी परियोजना, पल्स पोलियो टीकाकरण महाअभियान। ठीक है, तो ये हमारे हेल्थ प्रोग्राम है। ठीक है, तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो कितने हैं, 4। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, वेक्टर जनित यानी कि जो वेक्टर बॉर्न डिजीज होती हैं जो एक से दूसरे में फैलती हैं। ठीक है, और ये है अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो बहुत ही ईजी हैं, एक दो बार आप लोग लर्न करेंगे तो लर्न हो जाएंगे। बाकी मैं इसमें एक डिटेल में वीडियो बना करके बाद में आप लोगों को दे दूँगी जिसमें सारे हेल्थ प्रोग्राम्स होंगे। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टॉपिक्स में नेक्स्ट वीडियो में आपके बताए हुए टॉपिक्स को कवर करने की। ठीक है, तो प्लीज़ बताइएगा। आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू।